So children, last lecture we did development experience of India and China. अब आप कहेंगे सर आप पाकिस्तान को क्यों भूल गए? उनके यहाँ डेवलपमेंट का, उनके यहाँ अंडर डेवलपमेंट है. तो we did development experience of India and China and under development experience of Pakistan. तो रिवर्स सीक्वेंस में हम चल रहे हैं. As per the present syllabus, एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैंसिल हो चुका है, पॉवर्टी भी गायब हो चुका है, और इसके पहले के चैप्टर्स हम कर चुके हैं. ओके, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ये अगले लेक्चर का होगा. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एनवायरमेंट, तो इसके मल्टीपल आंसर्स होंगे, बट एवरीथिंग अराउंड अस वी सी इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, दैट इज एनवायरमेंट बेसिकली. एनिमल्स को भी जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? चीजों को ऐसा जुडिशियसली यूज करें कि वो आज भी प्रिवेल करें और आने वाली जनरेशन को भी मिल जाए. तो आप में से जितने लोग भी ईवीज यूज करते हैं, टीवी नहीं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, या मान लीजिए साइकिल एंड ऑल यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल सो कॉल्ड सीएनजी बेस्ड व्हीकल्स का भी इस्तेमाल अगर कम से कम है, तो यू आर अ पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज डेवलपिंग द कंट्री विद द रिसोर्सेज जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करते रहेंगे. सो दैट डेवलपमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सिंपल डेफिनेशन बोलें तो डेफिनेशन इज डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ नॉट डिस्ट्रॉइंग और मेकिंग एक्सटिंक्शन टू द प्रेजेंटली अवेलेबल रिसोर्सेस. तो अगर आपने आज सारी चीजें इस्तेमाल करके खत्म कर दी, अगली जनरेशन को पता ही नहीं कि गंगा रिवर जैसा कुछ था भी, तो दैट डेवलपमेंट इज नॉन सस्टेनेबल बेसिकली. समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? चलिए, so everybody is supposed to open their copies or the notes which I have given and put the heading environment and sustainable development. सब लोग झटपट लिख लें. So we'll be studying what is called as the concept of environment. Significance क्या है environment का? Pollution problem and excessive exploitation. इन दो प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत जल्दी होश आ गया and they established what is called as children NGT. NGT बोलें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. बहुत भयंकर भयंकर सजा है. अगर आपने अपने घर के बाहर टेंट लगवाया शादी में और खाना बनवाया और सड़क पे ही लकड़ी और चूल्हा जलवाया और वहीं पे छोड़ दिया, साफ नहीं किया, एनजीटी आपको पनिशमेंट दे देगा कि आपने पोल्यूशन क्रिएट किया है. गॉट इट क्लियर? कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. क्यों एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है? इन्हीं सब हरकतों से जो आज हम कर रहे हैं. किसी जमाने में एयर कंडीशनर्स आते थे जो 16 डिग्री तक की कूलिंग देते थे, बट 1 अप्रैल 22 ऑनवर्ड्स चिल्ड्रन 24 डिग्री इज द मिनिमम प्रीसेट इन एवरी न्यू एयर कंडीशनर विच इज मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 22. कुछ कंपनीज के पास स्पेशल लाइसेंस है, वो बताते हैं कि भाई हमने स्पेशल इक्विपमेंट्स अपने एयर कंडीशनर में लगाए हैं, ये अगर 18 डिग्री तक भी जाएगा तो ये ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट नहीं करेगा. तो उन कंपनीज के एयर कंडीशनर 16-18 तक आज भी जाते हैं, बट मेजॉरिटी अप्रैल 22 के बाद जितनी मैन्युफैक्चरिंग है बाय डिफॉल्ट वो 24 डिग्री से नीचे नहीं जाएंगे. लॉजिक समझ में आ गया? कुछ कंपनी ऐसी भी कलाकारी करती हैं, 24 तो देखने में लग रहा है वो 16 ही एक्चुअली में, उतनी ठंडक हमें चाहिए. क्यों सर ऐसा है? क्योंकि आप एसी को जितने लो टेम्परेचर में चलाएंगे चिल्ड्रन, उसका कंप्रेसर उतना ज्यादा बर्डनसम होगा, कंप्रेसर पे लोड उतना ज्यादा आएगा, वो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन उतना ज्यादा लेगा. आप ऐसे समझ लीजिए कि 60 to 70 की स्पीड पे अगर आप कार चला रहे हैं तो फ्यूल का कंजम्पशन जो होगा वो गाड़ी के पार्ट्स को खराब नहीं करेगा, एक ऑप्टिमम स्पीड है. बट अगर आप 100-120 पे कार भगाए जा रहे हैं अपनी, तो वेयर एंड टेयर कार पे ज्यादा होगा. इज दैट क्लियर? लोड ज्यादा होगा. आपकी कैपेसिटी है 8 घंटा पढ़ने की, आप पागल की तरह बिना कुछ खाए पिए 16-17 घंटा पढ़ रहे हैं, तो रांची जाने में ज्यादा दिन नहीं है. अब समझ में आ गई बात? तो सेम इज द केस हियर आल्सो. तो गवर्नमेंट का मानना है कि भाई एक एम्बिएंट टेम्परेचर मिल जाए, एक एम्बियंस ठीक ठाक हो जाए, बहुत पसीना ना चुए, तो 24-26 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली सेंटीग्रेड में रहता है. सर हम तो थर्मोमीटर पे 96.8 नापे हैं. अरे वो सेंटीग्रेड नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट होता है. 96.8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उबल जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे, और आपके ऊपर वो लॉ लग जाएगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. समझ में आई बात कि नहीं? तो सो कॉल्ड ये 24 डिग्री पे अगर एसी चलेगा तो ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट नहीं होंगे, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चों अगर ज्यादा नहीं एमिट होंगे तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होगा. इज दैट क्लियर?
आजकल ग्रीन एसीज आ गए हैं, मतलब ग्रीन कलर का एसी नहीं, एक स्पेशल गैस एयर कंडीशनर्स में यूज होने लग गई है बच्चों, जिसको बोलते हैं R32 एंड R410A। पहले मैफ्रॉन नाम की गैस यूज होती थी, काफी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट करती थी, मतलब इतना था कि आप अगर एसी का डक्ट जो है जहां से उसकी गर्म हवा निकलती है, आप उसके सामने ग्रीन प्लांट रख दीजिए, कैक्टस ना रखिएगा, वो तो सर्वाइव कर जाएगा, एलोवेरा सर्वाइव कर जाएगा, नॉर्मल प्लांट 15 दिन के अंदर सड़ जाएगा। Got it clear? R32 R410A स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरॉन मैफ्रॉन गैसेस हैं जो इतना ज्यादा CFC एमिट नहीं करते, तो आप एसी की ठंडी हवा भी लीजिए और एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड होने से बचाइए। तो ये सब चीजें खैर आपकी बुक में बहुत कम मिलेंगी, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ने में मिल जाती हैं। तो ये सब चीजें जब आप अपने आंसर्स में लिखेंगे चिल्ड्रन, यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स। एनवायरनमेंट का हिंदुस्तान में क्या हाल है? सबसे ज्यादा चौपड़ तो न्यूयॉर्क सिटी है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्या स्ट्रैटेजीज रखी गई? तो ये दो चार चीजें झटपट नोट कर लीजिए बच्चों, काफी काम की बातें हैं, काफी काम आएंगी आपको जीवन में। व्हाट इट क्लियर? झटपट नोट कर लीजिए। आई एम पुटिंग द रेड टिक कि एज पर सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है। दिस इज देयर, दिस इज देयर, दिस इज देयर, दिस इज देयर, दिस इज देयर चिल्ड्रन। बाकी जो चीजें हैं वो NCERT में भी नहीं मिलेंगी और CBSE के सिलेबस से भी उनको गायब किया गया है, बट जब इतना पढ़ ही रहे हो, थोड़ा सा और पढ़ लोगे तो बीमार तो हो नहीं जाओगे। चले आगे चलो, चलिए। सो व्हाट इज एनवायरनमेंट? एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरे हिसाब से तो पूरी दुनिया ही लैंड है, कैसे? सर समुद्र के नीचे भी तो जमीन है। समझ में आ गया? एक बहुत पुराना स्टूडेंट था, उसने यही बोला, सर पीपल से 73% एरिया इज अप्रोक्सीमेटली कवर्ड विद वाटर ऑन अर्थ, रिमेनिंग 27% लैंड। समझ में आ गया? 2/3 इज वाटर, बट सर वाटर के नीचे भी तो लैंड है। मैंने कहा बात तो तुम सही बोल रहे हो, बट ये किताब छपेगी रांची से तब इसको माना जाएगा। ओके, विच एग्जिस्ट अमंग बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स एंड अदर क्रीचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब मैनमेड चीजें, इन चीजों को हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन एनवायरमेंट। गॉट इट क्लियर? इसमें दो चीजें आती हैं, एबियोटिक एंड बायोटिक। अब ये क्या होता है सर? जो नेचुरल है वो बायोटिक हो गया, बायोटिक, और जो मैन मेड है वो एबियोटिक। तो पेड़ जो था वो बायोटिक था, बट जब उसको काट के फर्नीचर आपने बना दिया तो क्या बन गया? एबियोटिक। ये आपने वो लाइफ स्किल्स में पढ़ा होगा क्लास 3-4 में, और एनवायरमेंटल एजुकेशन में भी आपने पढ़ा होगा ना। वेरी गुड, इसको ग्रेजुएशन तक पढ़ना है आपको। फिजिकल एलिमेंट्स में लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन, मिनरल्स एंड सारे के सारे रिसोर्सेज आते हैं। तो कोविड वायरस जो था चिल्ड्रन, अब वायरस है तो भाई नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो बायोटिक हो गया, बट क्योंकि चाइना वालों ने वही सबसे अच्छी चीज बनाई थी, देन इट बिकम्स एबियोटिक। व्हाट इट क्लियर? बट नेचर उसका बायोटिक ही माना जाएगा। ओके, जब ह्यूमन बॉडी में जाके म्यूटेट करके दूसरे वायरसेस अपने भाई बहनों को पैदा करने लग गया तो वो भी क्या बन गए? बायोटिक बन गए। तो झटपट डेफिनेशन लिख लें लोग वेरी क्विकली। चलिए, सो लिविंग एलिमेंट्स को भी आप एनवायरमेंट ही बोलेंगे। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट? पुट द हेडिंग विद ओनली द पॉइंट्स चिल्ड्रन। अगर एनवायरमेंट ना होता बच्चों, क्या आपको मिनरल्स, वुड, वाटर, सॉइल, सो कॉल्ड बाकी चीजें अवेलेबल होती? एब्सोल्युटली नॉट। सबसे बड़ी चीज जो आपको ऑक्सीजन मिलता है वो भी कहां से मिलता है? सिलेंडर से, एनवायरमेंट से। समझ में आ गया? और जो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भी ऑक्सीजन भरी जाती है चिल्ड्रन, वो कहां से आती है? एनवायरमेंट से। अब आपका क्वेश्चन होगा सर वो 40 किलो का सिलेंडर कितनी ऑक्सीजन होती है उसके अंदर? कितनी से मतलब नहीं चल रहे हैं, जो नेचर में ऑक्सीजन है वो इम्प्योर है, आई रिपीट वो इम्प्योर है, और जो उसके अंदर है वो हाईली प्योर इन कंसंट्रेटेड फॉर्म है। नहीं समझ में बात? जैसे कोविड में भाई सिलेंडर लोगों ने लिए, एक वो छोटे ऑक्सीजन कंटेनर्स भी आते हैं, वो रूम फ्रेशनर के बॉटल के साइज के, उसके अंदर इतनी ऑक्सीजन होती है कि जो आपको फ्रेश एनवायरनमेंट में शायद 4 घंटे में इनहेल करने को ना मिले, जो आप 15 मिनट में उससे इनहेल कर सकते हैं। तो इट इज हाईली प्योर फॉर्म, आई रिपीट इट इज हाईली प्योर फॉर्म। तो आप मान लीजिए कि मम्मी ने 2 किलो सब्जी बनाई 10 लोगों के लिए, और उसके अंदर जितना नमक डाला उतना नमक अगर कंसंट्रेट कर दें तो 1 टेबल स्पून बन जाएगा। आप उस टेबल स्पून नमक को खाइए, उसका इफेक्ट कितना होगा, और सब्जी में उसका इफेक्ट कितना होता है, बिकॉज सब्जी में वो डाइल्यूट हो जाता है और डायरेक्टली वो डाइल्यूट नहीं होता। तो नेचर में मिलने वाला जो एनवायरनमेंट है उसकी डेंसिटी, सॉरी एनवायरनमेंट कह रहा हूं, एनवायरनमेंट में मिलने वाला जो ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इज दैट क्लियर? और जो सिलेंडर में आपको ऑक्सीजन मिलता है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा फ्रेश होता है। तो अगर नेचर ही ना होता
क्या ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनते? बिल्कुल ना बनते। सो दीज आर अवेलेबल एज व्हाट चिल्ड्रन? फ्री गिफ्ट और पेड गिफ्ट ऑफ नेचर? फ्री गिफ्ट। बट अगर आपने एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा कर लिया इसको, सो दिस फ्री गिफ्ट विल बिकम अ पेड गिफ्ट। हाउ? आपको इसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। दिल्ली सिटी का नाम तो सुना ही होगा, दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में दिल्ली भी आता है, न्यूयॉर्क भी आता है, चाइना का वो शंघाई और बीजिंग भी आते हैं। दिल्ली की हवा इतनी गंदी है कि आप अगर दिल्ली की हवा में सांस ले लें तो समझ लीजिए कि आपने 2-3 सिगरेट स्मोक कर ली है। गॉट इट क्लियर? तो इसलिए बोलते हैं कि भाई एनवायरनमेंट को उतना ही यूज करिए जितना आगे की जनरेशंस के लिए बचा रहे। अंडरस्टूड व्हाट एनवायरनमेंट ऑफर्स अस? व्हाट आर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? जिन चीजों को आप रिक्रिएट कर पाए एनवायरनमेंट से, दे आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल। पेड़ लगा लीजिए, लकड़ी मिल जाएगी। सी एनिमल्स रिप्रोडक्शन के थ्रू और भी मिल जाएंगे आपको। बट फॉसिल फ्यूल्स चिल्ड्रन, कोयला 2 साल में नहीं बनने वाला, 50 सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, सस्टेनेबल यूज उन्हीं का होना चाहिए। रिन्यूएबल में देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। तो वी शुड फोकस अपॉन सेविंग ऑफ मोर ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दोनों में ज्यादा फोकस किसका होना चाहिए? नॉन रिन्यूएबल का। अब अगर आप ये सब एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ेंगे ना, तो प्रॉब्लम आपको आएगा व्हाइल आंसरिंग एमसीक्यूज चिल्ड्रन। तो वहां पे क्वेश्चन अप्लाइड आएंगे सारे के सारे। अंडरस्टूड दिस? Environment sustains life. Had there been no environment, can we live, children? Without sun, soil, water and air, जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। केला खा के सड़क पे आप फेंक देते हैं, ऑटोमेटिकली वो जमीन में दबता चला जाता है और नेचुरल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन से वेस्ट जनरेट होता है, जिसे आप गार्बेज बोलते हैं चिल्ड्रन। और कौन इस गार्बेज को इकट्ठा करता है? एनवायरमेंट। समझ में आ गया? जो कल रात में खाना खा के कुल्ला किया था मुंह से, वो पानी ही बरसात के नाम पे आपके ऊपर आता है। नेचुरल एनवायरमेंटल प्रोसेस से वो क्लीन हो जाता है। नहीं समझे? मैं प्रोसेस समझा देता हूँ, बड़ा आसान है। आपने खाना खाया, गुड़ 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 करके कुल्ला करके वॉश बेसिन में स्पिट कर दिया, वो पानी ड्रेन के थ्रू कहाँ चला गया? नाले में। फ्रॉम देयर इट वेंट टू द गंगा जी, नालायक कहीं का, रिवर्स। समझ में आ गया? रिवर में चला गया। अब प्रयागराज में रहते हैं तो गंगा जी बोलेंगे। रिवर से ओशन वगैरह सीज में चला गया, वहां पे भाई गर्मी से वाटर वेपर फॉर्म हुए तो क्या बना? क्लाउड बना। और वही क्लाउड आपके ऊपर आगे बरस गया। तो जिस पानी से आपने कुल्ला किया था 4 महीने पहले, आज वही आपके ऊपर बरसा होगा। समझ गए बच्चों? चलिए, एनवायरमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहते हैं ना, गर्मी के सीजन में जा रहे हैं भाई हम ऊटी घूमने, जा रहे हैं मनेसर घूमने, माथेरान घूमने जा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर घूमने जा रहे हैं। कोई ये क्यों नहीं बोलता कि हम दिल्ली घूमने जा रहे हैं, मुंबई घूमने जा रहे हैं? क्योंकि मुंबई और दिल्ली में घूमने के लिए कुछ नहीं है। और अगर आप मुंबई जाते भी हैं घूमने, तो ऑब्वियस सी बात है, ताज के अंदर ही घूमते रहेंगे क्या? नो, आप किसी नेचुरल जगह पे जाना पसंद करेंगे, पहाड़ पे, जहां पे थोड़ा एम्बियंस एनवायरनमेंट अच्छा हो। समझ में आ गया? आजकल गूगल आपको AQI लेवल बताता होगा चिल्ड्रन। अच्छा AQI लेवल क्या होता है पता है आपको? लेस देन 50। लेस देन 50। दिल्ली का AQI लेवल 700 प्लस होता है हमेशा, इतना पोल्यूशन है वहां पे। और लेस देन 50 इज गुड फॉर लंग्स। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनको कभी भी दमे की प्रॉब्लम, मतलब एस्थमा नहीं होता, दो दे क्लाइंब अप द माउंटेन्स एंड चढ़ाई चढ़ते हैं। बट हम, आप जो प्लेन एरियाज में रहने वाले लोग हैं, अगर ये शिमला वगैरह या पहाड़ी एरिया में चले जाएं, टॉमी और मोती की तरह जीव हमारी बाहर निकल आती है। क्यों? क्योंकि हमें इतनी आदत चलने की होती ही नहीं, और बर्गर खा खा के सरकम बढ़ाए पड़े हैं लोग। सो लास्ट ईयर आई वेंट टू धनौल्टी, देयर चिल्ड्रन द AQI लेवल वाज 16। ऐसा लग रहा था कि बादल आपके अगल बगल से जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर 3 किलोमीटर की बेल्ट है, वहीं पे एक गांव है धनौल्टी, जिसकी आबादी मुश्किल से 1500 लोग है। कोई मॉल नहीं है, एक टेम्पल है, एक इको गार्डन है, दैट्स इट। आप किसी भी रिजॉर्ट में, होटल में स्टे करते हैं तो आपसे पूछेगा क्या खाएंगे, जब आप ऑर्डर देंगे वो जाएगा सब्जी मंडी से खरीद के लाएगा, फिर बनाएगा। और स्टोरेज भी बहुत ज्यादा नहीं है, और पॉलिथीन तो सुपर बैन है, समझ लीजिए, सुपर बैन। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई? पक्का? तो ये पॉइंट जरूर कॉपी कर लीजिए। तो हाउ एनवायरनमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिवर है तो भाई लोग अपने पाप भी धुल सकते हैं, और थोड़ा सा रिवर साइड पे वॉक करना एम्बियंस भी अच्छा लगता है। ऋषिकेश के बारे में अगर आप जानते हो, एक 2 किलोमीटर का साइडवे है चिल्ड्रन, जिसको आस्था पथ बोलते हैं। वो एकदम मुंबई का वो कौन सा है, मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव से उसको कंपेयर करते हैं लोग बेसिकली। सो अगर एनवायरनमेंट में ये सब चीजें ना होती तो क्या टूरिज्म होता चिल्ड्रन? बिल्कुल भी टूरिज्म ना होता।
झटपट कॉपी कर लीजिए इन पॉइंट्स को। आगे, तो इफ एनीबडी सेज कि हम शिमला घूमने जाएंगे समर वेकेशंस में, इफ एनीबडी सेज कि हम ऊटी घूमने जाएंगे, इफ एनीबडी सेज कि हम वाराणसी जाएंगे, इफ एनीबडी सेज कि हम गुजरात में वो जो कच्छ फेस्टिवल जहां पे होता है हम वहां जाएंगे, इफ एनीबडी सेज कि हम असम जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, इफ एनीबडी सेज आई विल गो टू कश्मीर, स्विट्जरलैंड का सब्स्टिट्यूट है, क्यों ऐसा बोलता है? क्या वहां शॉपिंग मॉल विजिट करेगा, मूवी थिएटर में जाएगा? नो, नेचुरल ब्यूटी देखने जाएंगे। तो इट इज एनवायरमेंट विच एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिकली। कोई भी 15 दिन के लिए लखनऊ और दिल्ली में रहना पसंद नहीं करेगा अनटिल अनलेस कोई ऑफिशियल विजिट ना हो। बट एक महीना किसी को बोल दो कश्मीर रहने के लिए, उसको ऐसा लगेगा कि जन्नत मिल गई। और कहीं आतंकवादी पकड़ के लेगा तो और अच्छा, फिर वहां से अफगानिस्तान पाकिस्तान फ्री में घूम के आओगे। गॉट इट? चलिए, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। जब आप रिसोर्सेस को ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंस टू द एनवायरमेंट? इट डिग्रेड्स। तो हम एनवायरमेंट को ऐसे यूज करें कि जितनी एनवायरमेंट की बच्चों अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, हमारी वेस्ट जनरेशन कैपेसिटी हमेशा उससे कम होनी चाहिए। अगर वेस्ट जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा हो गई एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से, इट्स जस्ट लाइक दैट कि मम्मी आपको जितना डांट रही है, अगर आप उतनी डांट सुनने के लायक नहीं है तो आप कुछ गलत स्टेप उठा लेंगे। या तो आप कटलरी तोड़ने लग जाएंगे, फिर मम्मी तोड़ेंगी आपको, या तो आप घर से भाग जाएंगे, फिर पुलिस आपको पकड़ के लाएगी। गॉट इट क्लियर? So same is the case here also. Many people I have seen installing solar panels at their homes. क्यों ऐसा है? कितने अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स एंड सोसाइटीज में गीजर का हॉट वाटर आपको सोलर वाटर हीटर से डिलीवर किया जाता है? वाई? ताकि हर घर में अगर गीजर लगेगा तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज्यादा करना पड़ेगा। तो सोलर इज अ फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर उससे आपको गर्म पानी मिल जाए तो आपका गीजर का खर्चा बचेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचेगा, गवर्नमेंट उन रिसोर्सेस को किसी और पर्पस के लिए यूज कर पाएगी। गॉट इट क्लियर? तो एनवायरमेंट को उतना ही डिग्रेड करिए जितना उसकी अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी है उससे कम आप वेस्ट जनरेट करिए। अंडरस्टूड दिस? सो पीपल अंडरस्टूड कैसे एनवायरमेंटल क्राइसिस होगी चिल्ड्रन? जब आप नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सेसिवली यूज करते हैं। एनी क्वेरीज चिल्ड्रन ऑन दिस? एनी क्वेरीज? पक्का ये पॉइंट जरूर कॉपी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एनवायरमेंट। पहली प्रॉब्लम इज पॉल्यूशन। आई टेक द एग्जांपल ऑफ न्यू दिल्ली चिल्ड्रन। न्यू दिल्ली में कार्स का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और अभी तो कुछ दिन पहले स्कूल्स बंद कर दिए गए थे आफ्टर दशहरा दिवाली चिल्ड्रन। इतना स्मॉग हो गया था। व्हाट इज स्मॉग चिल्ड्रन? स्मॉग का मतलब क्या होता है कि सो कॉल्ड हवा में बहुत ही ज्यादा क्या है, हवा में बहुत ही ज्यादा क्या है, पॉल्यूशन है। कहां से आया पॉल्यूशन? एक तो वो जो हरियाणा वाले जलाते हैं खेत, अपने खेती होने के बाद, मतलब उसको कटाई करेंगे, कैरी करेंगे, स्टोर करेंगे, बेचेंगे, जो मतलब वो स्ट्रॉ निकलता है। स्ट्रॉ मतलब वो कोल्ड ड्रिंक पीने वाला नहीं, फसल की जो फालतू, मतलब आप क्या बोल सकते हैं उसको, वेस्ट यू कैन से। गॉट इट क्लियर? जैसे मान लीजिए कि आपने खेती की, गेहूं उगाई, गेहूं काट ली, अब फसल के जो बाकी पौधे का टुकड़ा बचा, दैट इज स्ट्रॉ बेसिकली। तो अब उसको काटने पीटने में मेहनत ज्यादा है, लेबर ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, तो व्हाट दोस इडियट्स डू? जला दो उसको। जलाने में एफर्ट कम है, होता क्या है, पूरा पंजाब और हरियाणा का पॉल्यूशन दिल्ली में आता है, जिससे हवा में सांस लेना मतलब सिगरेट स्मोक करने के बराबर होता है। ओके, तो न्यू दिल्ली में पॉल्यूशन को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए एनजीटी ने इन किसानों के ऊपर काफी पेनल्टी भी लगाई, बट ये मानते ही नहीं है। देयर आफ्टर व्हीकल्स का पॉल्यूशन भी वहां बहुत ज्यादा है, तो केजरीवाल जी ने क्या कर दिया, ऑड इवन। आज ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी, इवन वाली घर पे रहेंगी, और कल इवन वाली चलेंगी, ऑड वाली घर पे रहेंगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बट लोग बड़े चतुर हैं, सबने दो दो गाड़ी खरीद ली, एक ऑड नंबर वाली और एक इवन नंबर वाली। 5,000 रुपए आप दे दीजिए, आपको आपकी मर्जी का नंबर भी मिल जाता है। अंडरस्टैंडिंग? तो मान लीजिए एक गाड़ी का नंबर 6431 है, एक का हमने ले लिया 7826। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इससे ऑफिस जाएंगे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे से, और सर संडे को उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ये प्रॉब्लम है, और इसको कैसे रिजॉल्व गवर्नमेंट ने सोचा कराने के लिए, इट इज लाइक दिस। बट लोग इतने कलाकार हैं इस देश में,
आप कुछ भी रूल बना लीजिए, वो उसको तोड़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो पॉल्यूशन कितने तरह का होता है? अब बच्चे कहेंगे सर प्लीज क्लास 2 का साइंस मत पढ़ाइए हमको, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन तो पता है ना। क्या हुआ, और भी कोई पॉल्यूशन है क्या? लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन जैसा क्या होगा? इट इज एयर वाटर नॉइज, दैट्स इट। नहीं, लैंड पॉल्यूशन जो होगा वो एयर पे ही होगा, गॉट इट क्लियर। जो वाटर पॉल्यूशन होगा मतलब वाटर की से नहीं, वाटर पे। और एयर पॉल्यूशन तो कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ओके। वो आगे उसके सब टाइप्स आप मान सकते हैं, अंडरस्टूड दिस। चलिए, तो अब ये सब चीजें एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस लिस्टेड नहीं है, कोर्स में है कि नहीं, बट आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है चिल्ड्रन? स्मोक एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज। आगरा में बहुत पहले गवर्नमेंट ने एक एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव चलाई थी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज वहां पे थी उससे जो धुआं निकलता था चिल्ड्रन, उस धुएं से बहुत ज्यादा ताजमहल पे इफेक्ट आ रहा था, तो उन फैक्ट्रीज को वहां से बाहर निकाल दिया गया। जो थोड़ी सी कम धुएं वाली फैक्ट्री थी उनको बोला गया आप फिल्टर लगवा लीजिए इसके अंदर, और बाद में लगा कि नहीं भाई उनकी वजह से भी इल इफेक्ट हो रहा है ताजमहल को, तो सारी फैक्ट्रीज को बाहर कर दिया गया। पॉइजनस गैसेस MnO2 वगैरह भी, एंड एमिशन ऑफ गैसेस बाय मोटर व्हीकल्स, इन सब रीजंस से चिल्ड्रन सो कॉल्ड पॉल्यूशन ज्यादा है। खोपड़े में बात गई या नहीं गई, समझ में आ गया? तो इसीलिए एवरीबडी शुड यूज व्हाट चिल्ड्रन? इलेक्ट्रिक व्हीकल। बट इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली इंडिया में अभी बहुत ज्यादा है। चलिए, क्या क्या प्रॉब्लम होती है एयर पॉल्यूशन से? हाइपरटेंशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। डॉक्टर्स की दुकान बढ़िया चलती है। डॉक्टर जब भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाता है यही प्रार्थना करता है, हे भगवान लोग ज्यादा बीमार पड़े। बट टीचर कभी नहीं प्रे करता बच्चा फेल हो जाए। चलिए, वाटर पॉल्यूशन। आपने अगर न्यू दिल्ली विजिट किया हो चिल्ड्रन, यमुना जी का पानी एकदम काला है, एकदम काला। वेयर प्रयागराज वगैरह में या आगे आप और चलें कोलकाता में भी उतना प्रॉब्लम नहीं है। So what are the causes of water pollution? The first and foremost is industrial waste. Second is domestic sewage, घर से निकलने वाला waste. Agricultural runoff, ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है because it has pesticides and insecticides, और इसी की वजह से बच्चों दुनिया में बीमारियां बढ़ती हैं। और थर्मल पावर, जहां पे थर्मल पावर प्लांट, जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, वहां से जो ऐश निकलता है, कभी आपने तंदूर देखा है? तंदूर में कोयला और लकड़ी डाल के रोटी बनाई जाती है ना, तो उससे जो वो निकलती, क्या बोलते हैं उसको, राख। राख बेसिकली, वो राख भी वाटर को बहुत डैमेज कर देती है। इसके अलावा एक्वेटिक वेस्ट तो चल ही रहा है, और जो लोग सी ट्रैवल करते हैं देयर आफ्टर, जो लोग बॉटल वॉटल पानी प्लास्टिक फेंक देते हैं, उससे कितना प्रॉब्लम होता है मरीन लाइफ को। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जिन शहरों में नदियां हैं, वाराणसी हो गया, हमारा प्रयागराज हो गया, लोग सारा कचरा कहाँ फेंकते हैं? नदी में जाके। कपड़े भी वहीं धोएंगे वो लोग, और कुछ लोग तो पाप धुलने वहां चले जाते हैं, तो वहां कपड़ा धोना ही सबसे बड़ा पाप है। लॉजिक समझ में आ गया? बट इनको समझ में नहीं आएगा। गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लैक्स ऑफ करोड़ ऑन गंगा वाटर क्लीनिंग, बट जब कोविड हुआ था ना चिल्ड्रन, अपने आप नदी साफ हो गई थी, क्योंकि लोगों को निकलने दिया ही नहीं जा रहा था। कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा, पहुंच जाएंगे नदी में। समझ में आ गया? नॉइज पॉल्यूशन। तो एक मेरे पास फोटो आई थी थेम्स रिवर की, जहां पे नदी को नदी माना जाता है, साफ सुथरी है, और हिंदुस्तान में गंगा रिवर की, जहां नदी को मां माना जाता है और गंदगी भरी पड़ी है, क्योंकि लोगों के दिमाग में गंदगी भरी है, ओके, और इसको हटाया नहीं जा सकता। नॉइज पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? हूटर, लाउड स्पीकर की वजह से। और कुछ लोग तो व्हीकल में हॉर्न का बटन अपनी सीट पे लगवा लेते हैं, बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। या मेरे को कभी कभी लगता है उनको आत्माएं नजर आती हैं सड़क पे, वो आत्माओं को हटाते, खाली सड़क पे हॉर्न बजाते रहेंगे। देन इट इज व्हीकल्स बेसिकली। तो सबसे बड़ा जो कॉज है ना चिल्ड्रन हर चीज का, दैट इज पॉपुलेशन कंबाइंड विद अनसिविक सेंस। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? चलिए, so sound produced by machines, car, trucks, other means of transport and construction work, these are the problem children. एक जमाना था बच्चों जब हम स्कूल लाइफ में थे और छत पे कभी जाते थे तो तारे नजर आते थे, इनफाइनाइट।
आई रिपीट, कितने नजर आते थे? इनफाइनाइट। हमने स्टैटिस्टिक्स में इनफाइनाइट डेटा का मीनिंग वहीं से सीखा था। आज आप रात को अपनी छत पे जाइएगा, 100 तारे अगर आप गिन लें बहुत बड़ी बात होगी। कैन एनीबडी टेल मी द रीजन कि ऐसा क्यों है? किस चीज का पोल्यूशन? लाइट का पोल्यूशन। इतनी ज्यादा लाइट है अर्थ पे, ग्राउंड पे, कि ऊपर तारे आपको नजर आते ही नहीं है चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? उसके बाद चिड़िया की साउंड शायद ही आपने कभी सुनी होगी। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा है, सारी आवाजें दब गई हैं। और ये जो मोबाइल टावर्स होते हैं इनकी वजह से भी। सर क्या किया जाए इनको सुधारने के लिए? कुछ नहीं किया जा सकता, बस पढ़ लीजिए, एग्जाम में नंबर ले आइएगा। कांट डू एनीथिंग चिल्ड्रन। excessive exploitation of natural resources. Excessive exploitation. Man needs natural capital along with physical capital. कहने का मतलब, if you are going to set up a factory, will it be set up on air children or on water? No, you need what? Land. इसमें थोड़ा गल्फ कंट्रीज अच्छा काम करती हैं। उन्होंने पाम जुमेरा एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया। दुबई वगैरह गल्फ कंट्रीज में चिल्ड्रन वाटर इज वेरी 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 एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि उनके पास समुद्री है जिसका पानी सॉल्टी है, खारा है, तो उसको प्रोसेस करने की जो कॉस्ट है वो अपने लोगों से वसूलते हैं। हमारे इंडिया में आप स्पेशली मोहल्ला घूम लीजिए पूरा, कुछ घरों में आपको बहुत पानी बहता हुआ नजर आएगा। मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं, ये पंजाबी फैमिलीज हैं चिल्ड्रन। इनको कपड़े धोने की पैदाइशी बीमारी होती है, हमारे घर में भी है। गॉट इट क्लियर? कपड़ा धुल चुका नहीं, फिर से धुलना, 3 बार उसको खंगालेंगे एंड ऑल दैट। वॉशिंग मशीन में धुलेंगे, फिर उसको खंगालेंगे। बताया ना, बीमारी है। अंडरस्टैंडिंग? सफाई की बहुत बीमारी होती है इन लोग को। हमारे यहाँ सफाई की इतनी बड़ी बीमारी है, गेट 2 बार जंग से खराब होकर टूट चुका है, हर 2-3 साल में रिपेयर कराना होता है। डेली वॉशिंग होती है लोहे के गेट की, डेली। व्हेन आई आस्क्ड माय मेड हु सेड टू डू इट, बड़ी भाभी और छोटी भाभी दोनों ने बोला है। अब मैं नन्ही जान क्या उनके सामने बोलूं? नारी शक्ति का प्रकोप समझ में आ गया। और ऐसी बीमारी मेरे अंदर भी है, हर 15 दिन मेरे को अपनी कार भी वॉश करानी होती है। लॉजिक अंडरस्टूड? पिछली कार का तो गेट सड़ गया था इस चक्कर में, 10,000 रुपए उसके दे दिए थे। तो इन दैट केस, अब ऐसा फॉरेन कंट्री में बढ़िया है, वहां लोग नहाते ही 15 दिन में एक बार हैं, डिओड्रेंट से काम चला लेते हैं, तो इसलिए उनके यहाँ वाटर पोल्यूशन भी ज्यादा नहीं है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन देयर इज डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ फिजिकल कैपिटल ऑल्सो नेचुरल कैपिटल। भाई डेप्रिसिएशन लैंड का कैसे होता है कि जो लैंड पर्टिकुलरली था एग्रीकल्चरल यूज के लिए, आपने उसको कन्वर्ट कर लिया इंडस्ट्रियल यूज के लिए, फैक्ट्री लगा ली, पैसा तो आ गया गुड्स बना के, बट क्या खाने के लिए गुड्स खरीद पाओगे? क्योंकि गुड्स है ही नहीं। सो प्रोविजन होता है रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल कैपिटल का, जिससे आप कॉमर्स की भाषा में क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल है। कैसे सर? एक और एग्जांपल आ गया आपके सामने, डिफॉरेस्टेशन। क्या आज से 20 साल पहले इतनी नेचुरल कैलामिटीज थी जितनी फ्रीक्वेंटली अब आती हैं? साल में 4 बार भूकंप आता है, और पहले 4-5 साल में 1 बार आता था। क्यों ऐसा होता है? भाई हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ उखाड़ दिए, तो जो जड़ें सॉइल को पकड़ के रखती थी, उन्होंने कहा जाओ, जा रहे हो, हम क्या कर पाए? समझ में आया कि नहीं आया? तो दे अर्लियर यूज्ड टू होल्ड लैंड एरिया, बट अब लैंड एरिया होल्ड नहीं कर पाते। तो डिफॉरेस्टेशन काफी जगह बैन हो चुका है। विदेशों में क्या करते हैं, अगर पेड़ कहीं से हटाया रोड को ब्रॉड करने के लिए, तो दूसरी जगह उसको इम्प्लांट कर देते हैं। इंडिया में काट देते हैं उसको, वो इम्प्लांट नहीं करते, और करते भी हैं तो 99% इट रिमेन्स अनसक्सेसफुल। समझ में आई बात? बस इंतजार किया जा रहा है एक दिन का, जिस दिन को क्या बोलेंगे? जीरो डे। पता है वो जीरो डे क्या होता है? जिस दिन आपके पास बेसिक नीड के लिए भी पानी नहीं होगा। और क्यूबा जैसी कुछ कंट्रीज, शायद क्यूबा या कोई और सी से नाम है, दे हैव अप्रोच्ड टू जीरो डे। काफी अफ्रीकन कंट्रीज में भी ऐसा हो गया है, पानी नहीं है पीने के लिए वहां पे। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेफिनेटली इज अ बून चिल्ड्रन, बट साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के साथ साथ वो नुकसान भी बहुत कर रहा है आपका। सो खैर ये तो आपको समझ में आ गया। भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये सब आपने सुना होगा। टिहरी डैम सुना होगा बच्चों। पता नहीं आप घूमने गए कि नहीं, मैं तो गया था अभी लास्ट टाइम, मैंने टिहरी देखा था, पूरा का पूरा गांव डुबो दिए। टूरिज्म तो बढ़ा लिया, बट जो नेचुरल वेजिटेशन था पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तो आज प्रॉब्लम नहीं होगी, 2-4-10 साल बहुत अच्छे चलेंगे, 25-30-50 साल उससे भी अच्छे चलेंगे, बट उसके बाद पीने को पानी नहीं होगा आपके पास। सो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट डेटा की रिपोर्ट है 2017 की, 2.99% of the total area was dense forest out of 9.38.
98,158 स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब टोटल एरिया का 3% ही डेंस फॉरेस्ट है चिल्ड्रन, बस टोटल एरिया का सिर्फ 3%। इसीलिए कहते हैं हर बर्थडे पे एक प्लांट लगा लीजिए एंड ऑल दैट। किचन गार्डन भी होगा आपके घर में, चलिए अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया चिल्ड्रन, वो क्या करते हैं कि जब बारिश का सीजन होता है उससे पहले आपको सॉइल बॉल्स देते हैं, उसके अंदर सीड होती हैं, 2-2 सीड, और बोलते हैं आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो पर्टिकुलर उसको फेंकते जाओ बस, तो बारिश आएगी अपने आप पेड़ उग जाएगा। ओके, तो सोशल फॉरेस्ट्री एम्स एट रिस्टोरिंग एंड रिहेबिलिटेटिंग द फॉरेस्ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाए जाए, वेजिटेशन कवर ज्यादा हो, कमर्शियल प्रोडक्शन रॉ मटेरियल का हो, क्योंकि अगर पेड़ नहीं उगेगा तो पेपर नहीं बनेगा, क्योंकि पेपर किससे बनता है? अ स्पेशल ट्री। कोई बता सकता है इस ट्री का नाम क्या है, और ये सबसे पहले कहां पे डिस्कवर हुआ था? नहीं बता सकते, चलिए कोई बात नहीं, चाइना में डिस्कवर हुआ था चिल्ड्रन, और पेपरस या पेपिरस करके इसका नाम है पेड़ का। इट वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। मनी चैप्टर जब मैंने आपको बताया तो मैंने बताया था पेपर की डिस्कवरी भी चाइना में इसी से हुई थी सबसे पहले। एनकरेजिंग फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, अब ये कैसा ट्री को मोटिवेट करेंगे तुम जल्दी उगो, ऐसे पेड़ उगाइए जिनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। व्हाट इट क्लियर? एंड हाउ इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हायर करेगा लोगों को। आप अगर एक कार खरीदते हैं तो आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा 28% जीएसटी देने का, जो आप देते ही देते हैं। इसमें से कुछ पैसा सो कॉल्ड ट्री प्लांटेशन के लिए जाएगा। गवर्नमेंट एक रूल बना देगी जिसके घर में जितने कार्स और ऑटोमोबाइल्स हैं उतने नंबर ऑफ ट्रीज आपको अपने घर के आगे लगाने पड़ेंगे या साइड में लगाने पड़ेंगे, या एक एरिया आपको दे दिया जाएगा, देयर यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द ट्रीज। या घर के बाहर वो ट्री गार्ड लगा होता है, वो ट्री गार्ड का मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा, एल्स आपको कार से चलना अलाउड नहीं होगा। हर 3 महीने में आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी आरटीओ ऑफिस को, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस को, कि उस ट्री की ग्रोथ क्या है, नहीं तो आपका चालान कट जाएगा। क्योंकि आप कार से जितना धुआं फैला रहे हैं कम से कम उसको अब्सॉर्ब करने के लिए उतना एनवायरमेंट क्रिएट करिए एटलीस्ट। आएगा ये सब आएगा, रिसोर्सेज आएंगी, जब आएंगी तो आपको मेरी याद आएगी सर ऐसा बकवास किया करते थे। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, तो जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चल रहा है, और जिनको शौक है इंडिविजुअल घरों में रहने का वो एनवायरमेंट की बैंड बजाए जा रहे हैं। क्योंकि फ्लैट में भाई एक पर्टिकुलर एरिया में 50 फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट हो गए, 100 फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट हो गए, तो लैंड यूसेज इज हाईली इकोनॉमिकल। सॉइल इरोजन, पीपल नो व्हाट इज दिस। मैंने बताया ना ये सब चीजें आपके कोर्स की नहीं है बट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन, क्योंकि कोर्स में सिर्फ यही है कि भाई एनवायरमेंट की डेफिनेशन क्या है, देयर आफ्टर इफेक्ट क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एनवायरमेंट में जो इसके पहले पढ़ा, एंड ग्लोबल वार्मिंग चिल्ड्रन, बट ये कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पहला कॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ना इतनी पॉपुलेशन होती, ना इतने घरों की जरूरत पड़ती, ना इतने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती, ना हमको इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ता, ना इतने गुड्स बनाने के लिए फैक्ट्रीज खोलनी पड़ती चिल्ड्रन, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन वुड हैव पोल्यूशन वुड हैव कंट्रोल। अभी इतनी भयंकर आवाज ही आपको बाहर से सुनाई दे रही होगी, ये सब ट्रक की पैदावार होते हैं, गाड़ी में इनकी साइलेंसर ही नहीं है। समझ में आ गई बात? वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, देख लीजिए मुंबई का धारावी, पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, प्लस जंगल में जो लोग रहते हैं चिल्ड्रन, इवन ट्राइबल एरियाज में, डू दे हैव प्रॉपर सप्लाई ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स? नो। डू दे हैव प्रॉपर सप्लाई ऑफ केरोसिन? नो। डू दे हैव प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दैट दे कैन यूज इंडक्शन कुकटॉप? नो। तो वो चूल्हा कैसे जलाते हैं? सर जोमेटो से ऑर्डर कर लें। अरे पैसे ही नहीं होते उनके पास। हाउ दे विल कुक फूड चिल्ड्रन? बाय बर्निंग ट्रीज। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। कुछ अपने लिए और कुछ काट के बेच देते हैं, उससे पैसा भी आ जाता है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा गांव में पेड़ उतने ज्यादा कटेंगे चिल्ड्रन। क्यों कटेंगे? क्योंकि हाउसिंग हमें बहुत ज्यादा चाहिए। आपको ऑफर आता होगा 3000 रुपी स्क्वायर यार्ड में लैंड इज अवेलेबल, रिजॉर्ट्स आर अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, तो रिजॉर्ट खरीद लीजिए, अच्छी बात है, वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, हट्स वगैरह में लोग रहते हैं ऑल दैट, तो चल जाता है। बट इफ वी कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स, मोर बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट को इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। सिंगापुर में लॉ है चिल्ड्रन, अ फैमिली ऑफ 4 इज नॉट अलाउड टू ओन मोर देन 1 हाउस।
बट इंडिया में क्या है, ज्यादा पैसे आ गए, चलो 2 घर और खरीदो, उससे किराया आएगा। तो किराया तो आएगा, आपकी अर्निंग तो बढ़ेगी, बट जितना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ उसकी कीमत आपको बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। गॉट इट? तो जिस दिन चिल्ड्रन गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई, समझ में तो अभी भी आ रही है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव हो गई चिल्ड्रन, 28% रजिस्ट्रेशन ड्यूटी लगेगी स्टैम्प पेपर की, जो अभी इंडिया में 7% है बस। उस दिन अच्छे अच्छे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना भूल जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ रियल एस्टेट में कितनी है, 8-9% की आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। 28% तो सरकार ने जीएसटी लगा दिया आपको प्रॉपर्टी के ऊपर। अभी प्रैक्टिकली प्रॉपर्टी पे जीएसटी कुछ केसेस में 5% है, कुछ में 3 है। जिस दिन ये 28 लग गया, 2-3 साल की ग्रोथ तो ऐसी चली गई आपकी। उस दिन लोग सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी रियल एस्टेट खरीदेंगे जितने में खुद रहना है। Instead of opening more schools, the existing schools should be encouraged to run in double shift, ताकि लैंड पे प्रेशर कम से कम पड़े। Increasing use of insecticide, pesticide and chemical fertilizer, जो सास और बहू लड़े और अलग अलग घर में जाए, दोनों जेल में डाल दो। समझ में आ गया? वो कहावत बताई थी ना, सास बहू की लड़ाई में कौन कमा गया? बिल्डर। बिल्डर कमा गया सास बहू की लड़ाई में। सो जितना ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे चिल्ड्रन, the water bed will get that much polluted. वाटर बेड वो वाला नहीं जिसमें वो बीमार दादाजी लेटते हैं, जमीन के नीचे जो पानी आता है। ओके, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। रिजॉर्ट सिस्टम ज्यादा होना चाहिए, होटल सिस्टम कम से कम। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, हमारे प्रयागराज सिटी में तो गवर्नमेंट की जो लोकल बसेस हैं, दे ऑल आर नाउ चिल्ड्रन ईवी। 1 अप्रैल 2030 ऑनवर्ड चिल्ड्रन, सारा का सारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल कंट्री में इलेक्ट्रिक हो जाएगा। 1 अप्रैल 25 ऑनवर्ड्स 10 से 15% के हिसाब से हम अपने प्राइवेट व्हीकल्स को भी ईवी में कन्वर्ट करने के लिए एम्फसाइज करेंगे। मतलब कोई भी कंपनी अगर साल भर में 1 लाख गाड़ियां बनाती है, तो 15,000 अप्रैल 25 से गवर्नमेंट का टारगेट है, पहले साल 15%, फिर 30%, फिर 40%, 30 तक कोशिश रहेगी, या 35 तक 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चले। गॉट इट क्लियर? ट्रेन तो चली रही है इलेक्ट्रिक कितने सालों से, डीजल खत्म कर दिया, कितना पोल्यूशन कम हो गया। समझ में आ गई बात? Disregard for the civic norm. General public in India tends to disregard civic norm. I have seen more than 80% people जो सो कॉल्ड रोड साइड ठेले पे खाना खाते हैं, कुछ भी चीज, गाड़ी का एसी हमेशा ऑन रहता है उनका। तो इससे भी क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। केला खाएंगे, छिलका सड़क पे ही फेंक देंगे। केले में एक चिप लगा दो, अगर वो डस्टबिन की बजाय सड़क पे गिरा तो बैंक से पैसा कट जाए, सब सुधर जाएंगे। क्यूआर कोड लगा दो। गॉट इट क्लियर? चलिए खैर, जोक्स अपार्ट। लाउड स्पीकर, होली में आ जाइए आप प्रयागराज सिटी में, देयर इज अ फेमस एरिया इन द नेम ऑफ शिवजी कॉल्ड लोकनाथ। ना आपके कान खराब हो जाए, ना आप बहरे हो जाए, तो मेरे को बताइए, इतने ज्यादा दलिद्र वहां पे रहते हैं। तो इंडियंस हैं, पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा है, बट अकल नहीं लगाते कहीं पे। शादी होगी, पूरे मोहल्ले गाना इनको, हमारे यहाँ शादी चल रही है, सुंदरकांड कराएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, 4 लाउड स्पीकर घर के बाहर लगवा लेंगे। हमारे भी साल में 2 बार रखा जाता है। और जब पुलिस चालान काटेगी ना जिस दिन, उस दिन सबको अकल आ जाएगी। बारात है तो पूरी रोड घेर के चलेंगे, बेचारा कोई पता लगा मर ही गया, उसमें एम्बुलेंस में बैठा था, तो इस पे भी सब रेस्ट्रिक्शन बड़े शहरों में है, दिल्ली, मुंबई एंड ऑल दैट, पढ़े लिखे शहरों में ऐसा है। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? ग्लोबल वार्मिंग, डायरेक्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस चिल्ड्रन, डायरेक्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? सर दुनिया में सबको गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। सॉरी, दैट इज नॉट ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का राइज। 20 साल पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी आज होती है, क्योंकि 20 साल पहले इतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इतना अर्बनाइजेशन नहीं था, इतना डिफॉरेस्टेशन नहीं था, इतना एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता था। हमारे घर में अगर पापा मम्मी और 2 बच्चे होते थे तो एक स्कूटर या मैक्सिमम एक कार होती थी। अब घर में अगर 4 लोग हैं तो कम से कम 2 कारें और 2 टू व्हीलर्स हैं। क्या हो रहा है? इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। पूरे घर में एक एसी होता था, 4-6 लोग उसी रूम में सो जाते थे गद्दा तकिया बिछा के। अब घर में 5 रूम है तो 5 में एसी और 5 में टीवी लगा है। लॉजिक समझ में आ गया? 2-2 फ्रिज हैं, 3-3 इन्वर्टर हैं घर में। तो ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसी की वजह से इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि वो आपने सुना होगा, कहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ वाले, क्या बोलते हैं उसको, अंटार्कटिका एंड ऑल दैट, व्हाट इट क्लियर, गल रहे हैं वो लाइक एनीथिंग। इसी से बाढ़ आ रही है, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ रहा है। ओके,
So refers to a situation where gradual but consistent increase in the global temperature. किसको बधाई देनी चाहिए आपको? Pollution और पीढ़ी। समझ में आ गया? पीढ़ी ने आगे की पीढ़ियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। कार्बन डाइऑक्साइड इन पर्टिकुलर, अर्थ सरफेस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वार्मर, 0.6%। लेटेस्ट डेटा गूगल से चेक कर लीजिएगा। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ गया। अभी रिसेंटली एक कौन सा तूफान आया, क्या बोलते हैं उसको आजकल जो आया हुआ इंडिया में, चेन्नई में, इलीचड़ा क्या है वो, कुछ है ऐसे, आई से नाम है ना, वो कोरिया साइड से कहीं से आया है। खैर गूगल करके देखिएगा। तो सो कॉल्ड इसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ रहा है और वो हिट कर गया चेन्नई बेस पे आके, एयरपोर्ट पानी में डूब गया, सोचिए चल रहा है। सो अनटाइमली इट एम्प्लाइज थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ थ्रू पुअर कंट्रीज आर बीइंग द फर्स्ट एंड वर्स्ट सफरर। सर व्हाई नॉट रिच कंट्रीज? भाई उनके पास तो पैसा है, अमेरिका में आ भी गया तो कोई बात नहीं, इंडिया में पैसा जमा है, वहां से कवर अप कर लेंगे अपना लॉस। बट जो गरीब है, जिसके पास कुछ खाने को था ही नहीं और उसका भी नुकसान हो गया, तो वो उभर नहीं पाएगा। कहावत है ना, गरीबी ऊपर से आटा गीला। एक तो हम गरीब थे, आटे में पानी ज्यादा डल गया, तो व्हाट हैपेंड, अब रोटी नहीं बन पाएगी। ओजोन डिप्लेशन, इसमें तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नंबर 1 मानता हूं। रिडक्शन इन ओजोन, ये क्या है सर? एक प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे आपके शरीर में एपिडर्मिस एंडोडर्मिस, ऊपर की जो स्किन होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस, और जो अंदर की होती है वो एंडोडर्मिस। तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा धूप में जब निकलते हैं तो सन बर्न हो जाता है ना, ये अच्छी बात है। स्किन अपने आप को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है चिल्ड्रन, समझ में आ गया? ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग होते हैं उनको होमोग्लोबिन का प्रॉब्लम बहुत कम होता है, और जितने फेयर लोग होते हैं, व्हाट इट क्लियर, गोरे चिट्टे जिनको बोलते हैं, उनको होमोग्लोबिन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि देयर स्किन इज नॉट प्रोटेक्टेड दैट मच जितने डार्क कलर्ड लोगों की स्किन प्रोटेक्टेड होती है। अब डार्क कलर्ड वाले बहुत खुश होंगे, सर आज तक बहुत बेइज्जती झेले हैं सर हम, हमारे 2 रिश्तेदार सर अमेरिका में रहते हैं, लोग उनको अफ्रीकन बोला करते थे। इट्स ट्रू चिल्ड्रन, इट्स हाईली ट्रू, इट्स हाईली ट्रू। और गेहुआ कलर है, फेयर कलर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना बहुत लो रहेंगे ना बहुत हाई रहेंगे। अब काला पेंट ना लगा लीजिएगा, एनामल पेंट, सर ने बोला था डार्क कलर हो गए तो अच्छे हो गए, व्हाट इट। इसीलिए गांव वगैरह में देखिए जो लोग धूप वगैरह में काम करते हैं, दे आर डार्क कलर्ड, बट जनरली उनको ब्लड रिलेटेड हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कम से कम होती है। सो दिस रीजन लीड टू कूलिंग सब्सटेंसेस इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। फ्रिज बढ़िया चल रहा था, वो पड़ोस में शर्मा आंटी ले आए 3 डोर, हमारी मम्मी कह रहे हैं हमको डबल डोर चाहिए, एक साइड कपड़ा रखेंगे एक साइड फ्रिज का सामान रखेंगे, वही लालची इंडियन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ के लिए डेंजर है चिल्ड्रन, और 5% डिप्लेशन ओजोन लेयर में हो चुका है, और जहां ये ज्यादा डिप्लेटेड है वो एरिया अमेरिका के ऊपर आता है चिल्ड्रन। अब ये मत बोलिएगा सर फेविकोल लगा के उसको ठीक कर दें, फेविक्विक से ठीक नहीं होगा। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कम कर दें, पॉल्यूशन कम कर दें, तो एनवायरमेंट से जो हमारे सो कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन और O2 रिलीज होती है, ऑक्सीजन, वो उससे रिपेयर हो जाएगा एटलीस्ट। ओके, अगेन चिल्ड्रन अ टोटली नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिलेबस की इंडिया में एनवायरनमेंट का क्या हाल है। सिर्फ आपको सो कॉल्ड इसका कुछ डेटा पढ़ लेना है, बाकी ये आपको एज पर एनसीईआरटी टेस्ट नहीं होगा। गॉट इट? कैसे एनवायरनमेंट को सेव करें ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। पुट द हेडिंग सोशल अवेयरनेस। आपके मोहल्ले में अगर लोग ज्यादातर कूड़े के डिब्बे में कूड़ा नहीं डालते, तो जाइए उनको एजुकेशन दीजिए कि भाई ये सब हरकतें ना करें, इट लीड्स टू पॉल्यूशन, नथिंग एल्स। पन्नी में पैक करके कूड़ा फेंक देंगे, गैया आंटी विल ईट और गैया को प्रॉब्लम हो जाएगी। पॉल्यूशन कंट्रोल, अगल बगल के डिस्टेंसेस को ट्राई टू कवर बाय फीट और बाय साइकिल, और ईट वेरी 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 लेस ऑफ फास्ट एंड जंक फूड चिल्ड्रन, क्योंकि जब आप खाएंगे नहीं तो बनाने वाला उसको बनाएगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली स्मोक एमिशन जो कुकिंग से होता है that will also be reduced by a large degree. समझ में आई बात? समझ में आई बात? एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986, और ये पुराना हो गया बच्चों, आजकल एनजीटी चलता है। आपने बच्चों उनका नाम सुना है, श्री श्री रविशंकर जी का, आर्ट ऑफ लिविंग वाले। एक बार उन्होंने अपना वो रखा था समागम, जिसको बोलते हैं गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, समवेयर नियर न्यू दिल्ली और आगरा, बट उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली थी। एनजीटी ने उनके ऊपर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगा दी थी कि आप एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं सरकत से, क्योंकि वहां पे लोग ट्रैवल करके आएंगे, व्हीकल का कितना पोल्यूशन होगा।
दैट्स वाई पिछला जो कुंभ लगा था तो प्रयागराज सिटी में भी, और इवन हरिद्वार, जहां जहां कुंभ लगता है चिल्ड्रन, और हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, प्रयागराज सिटी में लगता है, उज्जैन में लगता है, 4 जगह कुंभ एंड ऑल दैट होता है। तो यहाँ पॉलिथीन के ऊपर एक बैन लग गया है। 50 माइक्रोन से ज्यादा की पॉलिथीन ही सिर्फ मैन्युफैक्चर हो सकती है, उससे नीचे वाली जल्दी गलती नहीं है, इसलिए उसको बैन कर दिया गया है। देन वी हैव पॉइंट्स लिए सबने। एफॉरेस्टेशन कैंपेन, कैंपेन चलाइए जहां पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाइए कि आप सो कॉल्ड एनवायरमेंट को क्रिएट करें रादर देन डिफॉरेस्टेशन। कॉपी कर लीजिए झटपट। चलिए, कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब ये ना हो कि पापा को बोलने की फैक्ट्री बंद कर दीजिए, आपके साथ साथ मेरे कोई प्रॉब्लम आ जाएगा फिर। ओके, कंट्रोल करें मतलब उसमें आप कम से कम फर्टिलाइजर यूज करें। सो कॉल्ड, अगर आपकी फैक्ट्री है तो उसमें ऐसी डिवाइसेस लगा लें जिससे पॉल्यूशन एनवायरमेंट में नेग्लिजिबल जाए। पानी को जो घर से फेंका जाए उसको फिल्टर करके, ट्रीट करके फेंका जाए, ताकि आपको भी आने वाले टाइम में साफ पानी मिलता रहे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज वेरी 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 एसेंशियल। एक अक्षय कुमार जी का एडवर्टाइजमेंट है वेयर ही इज अगेंस्ट दिस पोल्यूशन एंड सेज कि घर का जो टॉयलेट वेस्ट निकलता है, घर में ही सीवेज टैंक बना लिया जाए, और उस सीवेज से खाद प्रोड्यूस हो सकती है जिससे पेड़ पौधे उग सकते हैं। समझ में आ गया? पक्का? गोभी का पौधा मत लगा लीजिएगा, या आलू का पता लगाओ, पौधे ने बता दिया अपने गेस्ट को, कोई खाना नहीं खाएगा फिर उससे। फ्लावरिंग प्लांट, ग्रीन प्लांट आप लगा सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन हाउसिंग, आप एरी और वेल वेंटिलेटेड घरों में रहिए। इसीलिए आजकल फ्लैट्स में आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, एक वॉल के साइज की तो विंडो ही होती है पूरी, ताकि जितने टाइम सूरज मामा चमकते रहें, नहीं सूरज चाचू, चंदा मामा होते हैं, सूरज चाचू चमकते रहें, आपको घर में सो कॉल्ड लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब घर की दीवारें मत तोड़वा दीजिएगा कम से कम। इसीलिए इंडिया में प्रेफर किया जाता है ईस्ट फेसिंग घर लिया जाए। क्यों? क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। समझ में आ गया? अब ये सबको नहीं पता होगा, ये उन्हीं को पता होगा जो सवेरे टाइम पे उठते होंगे, जो सो के दिन में उठे हुए सन राइजेस फ्रॉम द मिडिल। दिन में 12 बजे सूरज चाचू बीच में नजर आएंगे, इसलिए बेचारों को मार्क्स नहीं मिलते थे ईवीएस के पेपर में। टीचर ने बोला सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट वेस्ट साउथ, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, बिकॉज इट राइजेस फ्रॉम द मिडिल, क्योंकि दिन में सो के 12-1 बजे उठते हैं जानवर टाइप। ओके, तो ईस्ट फेसिंग घर इसीलिए लिया जाता है। और आप किसी पकड़ लीजिए उसको, वो होते हैं ना वास्तु वाले, कहीं कोई बात नहीं ईस्ट फेसिंग नहीं है तो आप एक काम करिए, एक डक्ट क्रिएट कर लीजिए घर में, उसका वो आपसे पैसा ले लेंगे। लॉजिक इज कि आपका घर अगर ईस्ट फेसिंग होगा, सीलन की समस्या कम से कम होगी, क्योंकि सनलाइट की अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी आपको। ओके, तो ये वास्तु का साइंटिफिक कॉज है सच। समझ गए बच्चों? चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस चैप्टर का सिलेबस का सेकंड एंड आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। वन वाज ग्लोबल वार्मिंग, अदर वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेफिनेशन लिखिए बच्चों। प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स एट रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस विदाउट बैंड बजाइंग द नेचुरल रिसोर्सेस। ये अंग्रेजी डेफिनेशन है, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। बी इंडियन, स्टडी इंडियन। कॉपी कर लीजिए फास्ट चिल्ड्रन। चलो, तो ये सबको समझ में आ गया। प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को डिसरिगार्ड किया गया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट चिल्ड्रन? डाइवर्स क्रॉप से हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट तो बढ़ गया, बट लैंड को जो रेस्ट देना था वो हमने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया सर? ऑल्टरनेट फार्मिंग आपने पढ़ा होगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे फार्मिंग करिए, ये ज्योग्राफी में क्लास 8-9 में पढ़ाया गया होगा, और एक एरिया छोड़ दीजिए ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले। बट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सबका पेट भरने के लिए क्या आप जमीन छोड़ सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। एक्सेसिव माइनिंग की गई, अभी आपने देखा था एक्सेसिव माइनिंग से क्या हुआ, लोग फंस गए बेसिकली। कोल, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सब तो मिल गया, ये सब तो मिल गया। गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि सीधे बाय कार वैष्णो देवी तक आप चले जाएं, सीधे बाय कार बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाएं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाईवेज को ब्रॉड करना पड़ेगा। सिंगल रोड हुआ करती थी, 4 लेन 6 लेन बन जाएगा। गॉट इट क्लियर? देयर आफ्टर ट्रेन को भी आगे तक हम ले जाना चाहते हैं, तो क्या चल रहा है? पहाड़ों पे ब्लास्टिंग चल रही है। तो ब्लास्टिंग, ये जो एल्प्स थे वो तो 50,000 साल पुराने पहाड़ है, वो मजबूत हैं, बट जो हमारा हिमालय है वो 5-7 हजार साल पुराना है बेसिकली, वो बहुत पुराना नहीं है। तो ब्लास्टिंग एक पहाड़ में होती है बट हिल
50 किलोमीटर तक दूसरे पहाड़ भी जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अगर आपका घर बहुत एक्स्ट्रा बना हुआ है, एनक्रोच्ड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले अपना बुलडोजर लेके आए, हल्का सा टक करेंगे घर की एक वॉल को, पूरा घर हिल जाएगा आपका। सेम इज द केस हियर ऑल्सो। तो ये जितना आप देखते हैं ना आजकल दरार आ गई बद्रीनाथ में एंड ऑल दैट, और अभी लोग वो टनल में फंस गए थे, तो यही न्यूसेंस है। इस न्यूसेंस के बारे में पहले मैं ज्यादा नहीं जानता था। अभी लास्ट ईयर जब मैंने ऋषिकेश धनौल्टी ट्रैवल किया तो टैक्सी ड्राइवर बड़ा परेशान था, कह रहा है कि हम लोग का बिजनेस आने वाले 5-10 साल में खत्म हो जाएगा। तो मैंने उसकी इकोनॉमिक समझी, भाई क्यों ऐसा है? कह रहा है गवर्नमेंट 4 लेन 6 लेन हाईवेज बना देगी, तो लोगों के लिए पर्सनल कार ड्राइव करना बहुत कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हो जाएगा। भाई ऐसे तो बड़ा आड़ा तिरछा रास्ता है, इजी रास्ता है नहीं, तो गुड ड्राइवर्स विल बी एबल टू ड्राइव, बट नॉर्मल हमारे जैसे तो खैर नहीं चला पाएंगे। और पता लगा एक ही बार चला है, पुनर्जन्म हो गया। तो इससे होगा क्या? कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में, सस्ती कैब सर्विस आ जाएगी। और जब दूर तक रेलवे ट्रैक ले करेंगे और सो कॉल्ड ये हाईवेज बनाएंगे, तो ब्लास्टिंग की वजह से पहाड़ टूटेंगे, ये नेचुरल कैलामिटीज आएंगी। तो आने वाला जीवन बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हम तो जी लिए, हमारा तो 1/4 ही बचा है, आप ही लोग समझ लीजिए अपना। So smoke and other injurious emissions from factories and transport has led to which type of environment, children? Air pollution basically. समझ में आ गया? तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो गडकरी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ये अच्छा काम कुछ पर्टिकुलर एरिया तक अच्छा है, इनको नेचुरल वेजिटेशन को टच नहीं करना चाहिए था। खैर इसीलिए विदेशी टूरिस्ट यहां पे आता है। चिल्ड्रन, features of sustainable development, this we'll be doing with strategies, children, in the next lecture, and this is the last topic I suppose of the chapter. Yes, तो कल शायद हम एक क्लास लेकर इसको खत्म कर दें। ओके, मेन ये लास्ट के 2 टॉपिक ज्यादा फोकस्ड है, एनसीईआरटी और आपका सिलेबस इन्हीं को ज्यादा लिखा हुआ है। इसके पहले जो बताया था वो तो इसको पढ़ने के लिए काम में आया। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।